कहने का मतलब है काफी महंगा है सर। 60,000 मतलब 60,000 रुपये 1 साल के लिए। काफी महंगा है सर। तभी तो सोच रहा हूँ मैं तो नेक्स्ट मंथ में शायद लूँ मैं इसका सब्सक्रिप्शन। तो अपन ने कल क्या कर लिया था, सारे बच्चे आ गए, टाइम भी हो गया। मिनट से दे सकते हैं वहाँ से। चलो अब क्लास पे ध्यान देते हैं। तो अपन उसमें कल कर, रिकॉर्डिंग आराम से हो जा करेगी ना? हाँ गुड इवनिंग सर। सभी को गुड इवनिंग। देखो अपन कल चिकित्सा के चतुष्पाद कर रहे थे ना, तो अपन ने डॉक्टर के गुण मतलब क्वालिटी ऑफ डॉक्टर कर लिए थे अपन ने। फिर अपन ने यहाँ पे देखो कल बताया था मैंने सूची यानी स्वच्छ है ना, तो स्वच्छ तो साफ सफाई है, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था भाई हॉस्पिटल को स्वच्छ रखना। तो इसमें सारी बातें समाहित होती हैं, जैसे कि मन से भी पवित्र होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके मन में कुछ गलत काम चल रहे हो, कोई पेशेंट के साथ आजकल देखते हो ना आप, पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार करते हैं डॉक्टर, या डॉक्टर आजकल तो खैर पेशेंट ही ज़्यादा करते हैं डॉक्टर के ऊपर, लेकिन मन में डॉक्टर की कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए। तो मन से भी उसको पवित्र होना चाहिए, और खुद को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, कहने का मतलब ये है कि उसको शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरीके से पवित्र और स्वच्छ होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा तो मैंने सोचा आपको बता दूं। एक ही स्टूडेंट थे आपकी क्लास में, तो अपनी क्लास में उसी ने कल बताया था कि सर ऐसे भी हो सकता है। मैंने कि हाँ हो सकता है। देखो समझने का तरीका अलग अलग तरीके से कैसे भी समझ सकते हो, तो उसका थैंक यू। अब देखो अपन ने मेडिसन औषध के गुण किए थे, वो बता दिए थे मैंने। फिर परिचारक के गुण कर लिए थे, परिचारक यानी नर्स। फिर अपन यहाँ पे कर रहे थे मतलब जो रोगी के गुण थे। अब रोगी का मैंने श्लोक बता दिया था और यही समझा रहा था, फिर क्लास टाइम आउट हो गया था, तो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो उसके 4 गुण थे, मतलब रोगी किस तरह के गुणवान होना चाहिए भाई। 4 गुण कौन कौन से होने चाहिए रोगी में। पहला आढ़ मतलब धनवान, धनवान होना चाहिए, ठीक है। अब यार एक सिंपल सी बात, अब आप बोलोगे कि सर घर कोई गरीब आ गया, उसके पास पैसे नहीं, क्या उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे क्या। कहने का मतलब ये है कि वो होता है ना, फिर डॉक्टर के पास एक धर्म भी तो होता है कि अपनी आजीविका करने के बाद में कुछ धर्म भी करना चाहिए। फिर ऐसे रोगियों के धर्म के नाते इलाज करना चाहिए, ठीक है। तो सारी बातें निहित होती हैं इसमें। अब देखो विसग वक्ष मतलब क्या होता है, इसका मतलब विसग यानी होता है, देखो कल कमेंट आया था विसग लिख रखा था मैंने वहाँ पे वी के, और यहाँ पे गे लिख रखा है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हिंदी के वर्ड्स हैं बदलते रहते हैं, ठीक है। विसग बोल दो विसक बोल दो, एक ही बात है, मतलब वैद्य, वैद्य की बात मानने वाला, ठीक है। फिर तीसरा है ज्ञापक, रोग का पूर्ण ज्ञान हो उसे बता सके। इसका मतलब ये था कि भाई उसके कहाँ पे दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो तो वो बताए डॉक्टर को, ऐसे शर्माए नहीं। बहुत से पेशेंट होते हैं ना शर्माते नहीं हैं, जैसे कि जेनेटल डिसऑर्डर होते हैं, बताते ही नहीं है, रोग बहुत ज़्यादा फैल जाता है। जैसे यूरिन इन्फेक्शन है, ठीक है, जैसे कि महिलाओं में महामारी की वजह से कोई है, मेस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, बहुत सारे तो बताते नहीं है शर्म के मारे, तो लेकिन बताना चाहिए, डॉक्टर से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, ठीक है। तो रोग का पूर्ण ज्ञान हो उसे बता सके, मतलब ज्ञापक। फिर है सत्ववान, सत्ववान का मीनिंग क्या था, धैर्य युक्त, अधिक सहन शक्ति युक्त, मतलब वो टैबलेट भी ले सके, मतलब कोई अगर उसको बोले ना भूखा रहना है तो वो भूखा भी रह सके, उसको बोले ना कि ऐसी दवाइयाँ लेने हैं, ऐसा व्यायाम करना है तो वो कर सके। तो धैर्य युक्त, अधिक सहन शक्ति युक्त, ऐसे डरे ना टैबलेटों से, व्यायाम से, खान पान से, मतलब उसको सारे काम करने चाहिए जो डॉक्टर बताए। तो ये थे रोगी के गुण। अब देखो चतुष्पाद के 4 गुण बताएं जिन्हें कुल मिलाकर षोडश कला, इंपॉर्टेंट है षोडश कला, क्वेश्चन इसी नाम से आता है। जब 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, भाई षोडश कला को समझिए। अब आपका क्वेश्चन आ गया भाई षोडश कला, तो इसमें क्या आ गया, षोडश यानी 16, 16, मतलब 4 वैद्य के गुण, 4 औषध के गुण, 4 परिचारक के गुण और 4 रोगी के गुण, मतलब 4 4 मिला के 16 हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं षोडश कला। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चतुष्पाद के 4 गुण बताएं जिन्हें कुल मिलाकर षोडश कला कहा जाता है। षोडश कला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड क्वेश्चन आता है, इसी नाम से क्वेश्चन आता है, तो इस पर अंडरलाइन कर दिया मैंने पहले ही पीडीएफ में, तो ध्यान रखना इसको। सुयोग चिकित्सा क्रम हेतु चतुष्पाद षोडश कला युक्त होना चाहिए। अगर रोग को पूर्णतः ठीक करना है कि उसके जीवन में दोबारा रोग उत्पन्न ना हो, इसलिए जो चतुष्पाद है, चतुष्पाद कौन है, डॉक्टर, मेडिसन, नर्स और पेशेंट रोगी, मतलब चतुष्पाद, इनको 16 गुणों से युक्त होना चाहिए। तो पूर्णतः ही रोग खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, दोबारा उत्पन्न होगा ही नहीं। तो क्लियर। तो चतुष्पाद इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट
होता है। ठीक है, चतुष्पाद के नाम से आ जाएगा, षोडश कला के नाम से आ जाएगा, या फिर छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे भाई रोगी के गुण लिखो, औषध के गुण लिखो, मेडिसिन के गुण लिखो, मतलब छोटे क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं इस टॉपिक से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ओके, अब देखो रोग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजीज अपन ने पहले भी किए थे। टाइप्स ऑफ डिजीज वहाँ पे थे निज और आगुंतक, पहले तो वहाँ पे निज और आगुंतक बता दिए। ठीक है, मतलब रोग कैसे उत्पन्न होता है, एक तो शरीर में दोषों की वजह से हुआ या बाहरी आघातों की वजह से हुआ, वो बताया था अपन ने वहाँ पे निज और आगुंतक। और यहाँ पे क्या है, साध्य और असाध्यता के आधार पर। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ डिजीज, क्वेश्चन आ गया, मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आपको दोनों लिख देना है, क्योंकि यहाँ क्लियरिफिकेशन नहीं कर रखा। क्वेश्चन ऐसे आए कि भाई साध्य और असाध्यता के अनुसार, देखो यहाँ पर लिख रखा है साध्य और असाध्यता की दृष्टि से रोग के प्रकार बताए हैं यहाँ पे बाद में, आचार्य वाग्भट ने बाद में बताए। और वो पहले क्या बताए थे, रोग किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसके आधार पर। तो क्वेश्चन ये आए भाई रोग के प्रकार लिखो, टाइप्स ऑफ डिजीज, तो आपको दोनों मेंशन करना है, निज और आगुंतक भी मेंशन करना है, वो किस प्रकार से उत्पन्न है उस आधार पे है, और ये साध्य और असाध्य मतलब ठीक होता है कि नहीं होता उस आधार पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रोग के प्रकार। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ डिजीज। देखो यहाँ पे रोग है, इसको समझ लो। रोग को 2 भागों में बांट दिया, साध्य और असाध्य, मतलब पहले ठीक सर होने वाला। हाँ बोलो। सर चतुष्पादों के 4-4 गुण बताइए, ये सर समझ में नहीं आया, कैसे बताया था आपने? चतुष्पाद के 4-4 गुण मतलब वैद्य के 4 गुण, मतलब डॉक्टर के 4 गुण। ठीक है, मेडिसन के 4 गुण मतलब ये औषध के पिछला 4। क्वेश्चन है ना पहले? यहाँ बड़ा बड़ा क्वेश्चन है मतलब। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन आएगा भाई चिकित्सा के चतुष्पाद लिखो, तो वैद्य, औषध, परिचारक, आतुर, ये लिख दिए, 2 नंबर में हो गया काम। ये यही क्वेश्चन 10 नंबर में आ जाए तो वैद्य के 4 गुण लिख दो, औषध के 4 गुण लिख दो, परिचारक के 4 गुण लिख दो, आतुर के 4 गुण लिख दो। अब 4-4 मिला के कितने हो गए, 16, मतलब षोडश कला। ठीक है, अब वैद्य के गुण मैंने अच्छे से समझा दिया था आपको, औषध के गुण समझा दिए, परिचारक के गुण समझा दिए, और ये रोगी के गुण समझा दिए। ठीक है, कल की क्लास में मैंने यही समझाया था आपको, टाइप्स ऑफ डिजीज। ओके सर। तो देखो ध्यान से देखना, रोग है ना 2 प्रकार के होते हैं, साध्य और असाध्य। देखो साध्य व असाध्य की दृष्टि से रोग को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, मतलब साध्य और असाध्य लिख दिया मैंने यहाँ पे, साध्य और असाध्य। अब साध्य क्या होता है और असाध्य क्या होता है? साध्य होता है जो ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए, मतलब रोग ठीक हो जाए। और असाध्य ठीक नहीं होता, मतलब बॉडी में रहता ही, आप कितनी मेडिसिन ले लो वो कभी ठीक नहीं होगा, वो मतलब उसकी ट्रीटमेंट है ही नहीं। अब देखो मैंने नीचे इसके साध्य के 2 पार्ट कर रखे हैं, सुख साध्य और कृत साध्य। तो साध्य रोगों को 2 भागों में बांटा है, सुख साध्य और कृत साध्य। ये सारणी है ना, उसको पूरे हिंदी में लिख रखा है मैंने। और असाध्य को 2 भागों में बांटा है, याप, ये याप है ना, और दूसरा है अनुपक्रम में, मतलब प्रत्यक है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक है, जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है ना, कोष्टक में, इंपॉर्टेंट है। ये टाइप्स हैं, दोबारा समझाता हूँ। रोग 2 प्रकार के, साध्य व असाध्य। साध्य रोग 2 प्रकार के, सुख साध्य और कृत साध्य। असाध्य रोग 2 प्रकार के, याप और अनुपक्रम। अब इनकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया भाई, साध्य रोग 2 प्रकार के होते हैं, सुख साध्य और कृत साध्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सुख साध्य रोग, यहाँ पे जाके मेन क्लासिफिकेशन पूरा होता है। रोग को 2 भागों में बांट दिया था, साध्य और असाध्य, और साध्य रोगों को 2 भागों में बांटा, सुख साध्य और कृत साध्य। अब तो सुख साध्य को पहले पढ़ लेते हैं, फिर कृत साध्य पढ़ेंगे, फिर दूसरा असाध्य रोग पढ़ेंगे, फिर याप पढ़ेंगे, फिर लास्ट में चौथा अनुपक्रम में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सुख साध्य रोग, इस प्रकार के रोग चिकित्सा करने पर शीघ्र ठीक हो जाते हैं, मतलब मौसमी बीमारी एक तरीके से ठीक हो जाता है, कोई टेंशन नहीं, टैबलेट ली ठीक हो गया। रोगी सर्व औषधों को सहन करने वाला होता है। रोग भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई बीमार हो गया तो रोगी की हालत ख़राब हो गई, सीरियस कंडीशन हो गई, इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई, ऐसा नहीं है, नॉर्मल है, बस होता रहता है। ठीक है, रोगी सर्व औषधों को सहन करने वाला होता है, मतलब रोगी ताकतवर रहता है, कोई उसमें कमजोरी नहीं आती, सब कुछ ठीक ठाक रहता है रोगी, मतलब मामूली रोग है। रोगी युवा, संयमी और पुरुषलिंगी। अब देखो यहाँ पे जो, ठीक है, जो गर्ल्स हैं ऐसे मत समझना कि यहाँ पे पुरुष का नाम ले रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि
रोगी युवा होता है तो सभी औषधों को सहन कर लेता है। अब मान लो कोई बालक है, कमज़ोर व्यक्ति है, ठीक है, बालक है, वृद्ध है, वो थोड़ा सा बीमार होने पर कितना नर्वस हो जाता है, कितना डाउन हो जाता है, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है छोटी सी बीमारी पे। लेकिन जो युवा होता है ना, मजबूत बलशाली होता है, उसके छोटे मोटे रोग तो इफेक्ट ही नहीं करते। तो यहाँ पे बोलता है कि रोगी युवा, संयमी और पुरुषलिंगी हो। कहने का मतलब है योगी जो वो रोग हुआ है ना उसको झेलने वाला हो, कि भाई इतनी छोटी मोटी बीमारियाँ तो होती रहती हैं, आराम से ठीक हो जाएगा। रोगी में रोग मर्म स्थल में ना पहुँचाओ। देखो मर्म क्या होता है, मारियंती इति मर्माणी, मर्म होता है जहाँ पर लगने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगर रोग ही मर्म स्थल पर पहुँच गया तो व्यक्ति मर सकता है। तो कहने का मतलब है कि न पहुँचाओ, ऐसा रोग भी ना हुआ हो जो भाई मर्म स्थल में पहुँच गया। तो कहने का मतलब है कि रोगी में रोग है ना, जो डिजीज़ है वो मर्म स्थल में नहीं गया हो, मतलब नॉर्मली रहा हो, जैसे कि हाथ में है तो हाथ में ही रहे, पैर में तो पैर में ही रहे, ठीक है। रोगी में कम निदान, पूर्व रूप, रूपयुक्त तथा उपद्रव रहित हो। मतलब जो उत्पन्न हुआ है ना रोग, निदान यानी भाई किन किन कारणों से उत्पन्न हुआ है। पूर्व रूप, रोग उत्पन्न होने से पहले जो लक्षण होते हैं। रूप यानी जो मेन डिजीज होता है तब क्या लक्षण आए। तथा उपद्रव, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये कम होने चाहिए भाई, छोटा सा भाई। निदान क्या था, बीड़ी पीने से इसकी बीमारी हुई, बीड़ी छोड़ देगा ठीक हो जाएगा। पूर्व रूप क्या हुआ, थकान हो गई, रेस्ट कर लेगा, थकान ठीक हो जाएगी। रूप क्या हुआ, मान लो कि बुखार बन रहा है, टेम्परेचर डाउन हुआ, उतर जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए उसके। तो ये सुख साध्य रोग में आते हैं, मतलब जल्दी ठीक होने वाले रोग में। अभी क्या है, मैंने अभी खाना खाया थोड़ा देर पहले, तो सर उससे 4 वाला एक बार बता दी। क्या, दोबारा बोलो ये बच्चा। जो सर 4 नंबर वाला है एक बार, ओके ओके ओके। जो जो सर मर्म स्थल वाला है ना एक। मार में देखो, आप यहाँ एनाटोमी नहीं पढ़ी होगी अभी। एनाटोमी के जो चैप्टर नंबर 4 मतलब 13, हाँ 12 है, चैप्टर नंबर 12 है, मर्म चैप्टर है ना। 107 मर्म होते हैं बॉडी में। तो ये मर्म क्या होते हैं कि भाई यहाँ पे जैसे कि अपन बोलते हैं ना इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ये मर्मों पे जो मतलब श्रेष्ठ होते हैं ना, आयुर्वेदा के श्रेष्ठ ज्ञाता, वो मर्म चिकित्सा करते हैं। मतलब अपन गर्दन पे मारते हैं तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसी जगह पे अपन आपने सुना है एक्यूपेंचर नाम से, है ना भाई, यहाँ पे दबाने से आदमी में ये हो जाता है, ये हो जाता है। तो उसी तरीके से मर्म होते हैं। मर्म क्या होते हैं कि आपकी बहुत सी बीमारियों के स्थान होते हैं, इनको आप दबाओगे, इनको सही ढंग से ट्रीटमेंट करोगे, वहाँ पे रोग ठीक हो जाता है। और यहाँ पे क्या कि इनको चोट लगने से जो मर्म होते हैं 107 हैं बॉडी में, पूरी बॉडी में मर्म 107 हैं। अगर इन पे रोग हो जाता है ना 100 मर्मों में, मान लो कि हार्ट है, हार्ट एक मर्म है, मतलब हृदय है एक मर्म है। अब हृदय में कोई बीमारी हो गई, हार्ट में कोई बीमारी हो गई तो व्यक्ति जल्दी मर जाता है। कहने का मतलब है कि रोग मर्म स्थल में ना पहुँचाओ, नॉर्मली रहा हो, ठीक है। हाथ में लगा तो हाथ में, अब मर्म स्थल में लग गया तो वो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है बहुत बड़ा। मर्म की चिकित्सा बहुत मुश्किल से होती है। अगर कोई मान लो, इसकी परिभाषा यही है मर्म की, मारयंती इति मर्मानी, जहाँ पर चोट लगने से या मारने से व्यक्ति मर जाता है उसे मर्म कहते हैं। तो आपने जैसे कि किडनी है, हार्ट है, सिर है, ठीक है, स्तन रोहित, स्तन मूल है, ठीक है। ब्रेस्ट में जो 2 इंच ब्रेस्ट होता है ना, उसके 2 इंच नीचे और 2 इंच ऊपर स्तन मूल, स्तन रोहित नाम से मर्म है, वहाँ पे मारने से व्यक्ति मर जाता है, ठीक है। ऐसे किडनी हो गया, वस्ती हो गया, जैसे कि यूरेटर हो गया, और बहुत सारे मतलब 107 मर्म है। आप धीरे धीरे पढ़ लोगे एनाटोमी में। मैंने तो आपको 5-6 ही बताए हैं, लेकिन ये मुख्य मर्म बताएं जिनसे मतलब मोस्टली रोग उत्पन्न होते हैं। तो समझ में आया मर्म स्थल, ये आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको परिभाषा बता दी। कहने का मतलब है कि ऐसी जगह बॉडी में, अपने पूरे शरीर में ऐसी जगह जहाँ पे व्यक्ति को मारने से, एक मुक्का भी मारे ना सही ढंग से तो व्यक्ति मर जाए, ठीक है, वो होता है मर्म। तो 107 जगह हैं ये, है ना। हमारे जब टीचर थे वो बता रहे थे कि आप पढ़ तो लो इनको, लेकिन कभी गलत इस्तेमाल मत करना। लड़ाइयाँ हो गई आपके और आप मर पे उसको जानबूझ के मर पे मार दिया। अपन बोलते हैं ना कि यार मैंने तो धीरे से ही मारा था, ये व्यक्ति तो मर गया यार। कोई गाँव में लड़ाई हो जाती है तो किसी ने लाठी मारी और उसकी ऐसी जगह लग गई वो तुरंत मर जाता है। मतलब कहने का मतलब उसके मर्म पे चोट लग गई, ठीक है। ये हो गया। दूस देश ऋतु प्रकृति रोग के समान ना हो। ये बोल रहा है कि दूस देश, दूस क्या है, जो जिनको दोष दूषित करें। इसमें मल भी आते हैं और इसमें धातु भी आते हैं। धातु तो मुक्त आते ही हैं, लेकिन मल भी इसमें, क्योंकि मलों को भी तो दूषित करते हैं दोष। देश, देश मैंने आपको बताया था, भूमि देश और देह देश। ऋतु 6 ऋतुएँ होती हैं,
प्रकृति रोग के समान हो, कहने का मतलब समान ना हो, कहने का मतलब है जैसे कि आपकी वातज प्रकृति है तो रोग वातज प्रकृति का नहीं होना चाहिए। ऋतु उस समय बात को बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए। देश जंगल प्रदेश नहीं होना चाहिए, उसके विपरीत होना चाहिए। दूसरे ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि जो बात को बढ़ाने वाले विकृत हों, उसका नॉर्मल अपोजिट होने चाहिए, तो रोग जल्दी ठीक हो जाता है। समान ना, अगर ये सारी चीज़ें समान हो जाएगी ना, मान लो कि प्रकृति भी वातज हो गई, रोग भी वातज हो गया, ऋतु भी बात को बढ़ाने वाली हो गई, देश भी बात को बढ़ाने वाला हो गया, दूसरी भी बात को बढ़ाने वाला हो गया, तो व्यक्ति वहीं पे समझ जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है, वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये ना हो, मतलब नहीं होना चाहिए। चतुष्पाद षोडश कला युक्त होना चाहिए। जो डॉक्टर है, मेडिसिन है, नर्स है और रोगी है, वो सभी सर्व गुण संपन्न होना चाहिए, ठीक है। रोग एक मार्गगामी हो, नवीन हो, मतलब रोग कॉम्प्लिकेशन वाला नहीं होना चाहिए, सीधा साधा होना चाहिए। और ग्रहों के अनुकूल हो, ग्रह उसके विपरीत नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रह दिशा व्यापार चल रही है, उसके देवता नाराज हों उससे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सब सुख साध्य रोग में आते हैं। अब बोलो प्रीति, आपने हाथ राइज कर रखा है। प्रीति सर हम पूछ रहे, हाँ सर हम पूछ रहे ऋतु से कैसे, मतलब जैसे ऋतु से वो रोग रहते ना, जैसे शिशिर में कौन सा और इसे बसंत, कोई 6 टाइप टेंशन की नहीं, ऋतु कोई होती है, टेंशन उससे नहीं। कैसे अभी चैप्टर नंबर 3 आएगा, रोग मैं बताऊंगा आपको। ये यहाँ पे बोल रहा है कि दोष देश ऋतु प्रकृति रोग के समान ना हो। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु है, अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, वात का यस सर। संचय होता है, ठीक है, वात का संचय मतलब वात बढ़ रही है। और वर्षा ऋतु में क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। अब मान लो आपके वात यस डिजीज सर। हो, अब वात डिजीज हो गया, अब मान लो वर्षा ऋतु हुई तो पहले से एनवायरनमेंट में भी वात बढ़ी हुई है, बॉडी में भी आपके बात बढ़ी हुई है, और आपके रोग भी ऐसा ही होगा, तो कितना भयंकर वाली स्थिति हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ये समान सर नहीं होने चाहिए। ओके, यस सर। अंशराज मीना, हाँ बोलो बच्चा। सर इसमें जो पांचवा पॉइंट है, हाँ, इसमें रूप युक्त, इसका मतलब क्या है सर? ये मैंने आपको बताया था रूप ना, युक्त रोग तथा ज्ञान के उपाय। रूप यानी लक्षण, अपन ने देखो पहले रोगी की परीक्षा की थी, दर्शन स्पर्श प्रश्न, तभी तो बोलता हूँ बेसिक फंडामेंटल क्लियर करवा दिए थे मैंने। दर्शन स्पर्शन प्रश्न, ये थी रोगी की परीक्षा। फिर अपन ने बताया था रोग ज्ञान की परीक्षा, उसमें 5 बताए थे, निदान, पूर्व रूप, रूप, ये बताए थे ना, उपसय और संप्राप्ति, 5 बताए थे। जी सर, तो उसमें समझ में आ तीसरा गया। रूप ही था। क्लास नहीं ली थी क्या उस दिन, या फिर आपने? तो उसमें रूप था, कोई बात नहीं, ली थी सर, लेकिन तो हाँ अब जी समझ में सर। आएगा। तो वो थे रोग के ज्ञान के उपाय। तो निदान था, उसमें पूर्व रूप था, रूप था। तो रूप यानी लक्षण, जैसे कि बुखार का लक्षण क्या है, शरीर का तपना, मतलब गर्म होना। तो तो आप जो जैसे लूज मोशन का क्या है, अतिसार, ठीक है, किसी के मतलब हिचकियाँ आ रही है तो हिचकियाँ होती है ना, तो जो मेन लक्षण होता है ना, वो उपद्रव रही, तो मतलब इनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए, ठीक है। ये जी सर, समझ में आ गया। तभी तो बोल रहा हूँ बेसिक है। अब है ना, जो पहला चैप्टर है उसका एक एक लाइन पूरे है ना, इस चैप्टर मतलब पहले फर्स्ट से लेके लास्ट तक एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर की। ये बार बार रिपीट होंगे, हर बार रिपीट होंगे। तो पहले चैप्टर को तो घोट के पी जाओ बिल्कुल, क्योंकि अब देखो यही इसी में सारी चीज़ें रिपीट हो गई। षोडश कला रिपीट हो गया, ठीक है, औषधि वाले रिपीट हो गया, ये निदान रोग ज्ञान के रिपीट हो गए, बहुत सारी चीज़ें एक टॉपिक में रिपीट हो गई। तो ये सुख साध्य रोग में आते हैं। अब आता है कृष साध्य, मतलब साध्य का दूसरा पार्ट बी, कृष साध्य रोग। इस प्रकार के रोग कठिनाई से बहुत से उपायों से देर में ठीक होते हैं, ठीक हो जाते हैं लेकिन देर से। ऐसे नहीं कि टैबलेट ले ठीक हुआ, उसको 4-5 दिन का टाइम देना पड़ता है। कठिनाई से मतलब औषधियाँ लेनी पड़ती हैं, उसका नियमों से पालन करना पड़ता है, बहुत डिफ़िकल्टी से रोग ठीक होता है, पर हो जाता है। ऐसे नहीं कि होता ही नहीं, लेकिन हो जाता है। सुख साध्य के विपरीत लक्षणों से मिश्रित हो, संकर हो, मतलब ये जो लक्षण है ना सुख साध्य के, ये इसमें थोड़े बहुत होने चाहिए, ठीक है। मिश्रित तो मतलब संकर, अगर इनमें से आधे लक्षण रहे और आधे थोड़े कॉम्प्लिकेशन वाले हुए तो भी रोग ठीक हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि सुख साध्य के विपरीत लक्षणों से, मतलब जो ये सुख साध्य के ये लक्षण है तो इसके विपरीत समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सुख साध्य के विपरीत लक्षण, ये सुख साध्य के लक्षण है। अब इसके विपरीत कौन से होंगे, जैसे कि इस प्रकार के रोग चिकित्सा करने पर शीघ्र ठीक नहीं होते, रोग सर्व औषधों को सहन करने वाला नहीं होता, रोगी युवा समय पुरुषलिंगी नहीं हो, मतलब आधे हो, पूरा हो जाएगा तो पूरी तरीके से ठीक होगा ही नहीं। तो ये बोल रहा है कि मिश्रित होने चाहिए, थोड़े बहुत मामूली,
मिश्रित और संकर मतलब आधे 1-2 पॉइंट ही ऐसे होने चाहिए जो विपरीत हो या अपोजिट हो। मोस्टली तो यही होने चाहिए, लेकिन 1-2 विपरीत हो ना तो वो कृत साध्य में आता है। शस्त्र क्षार अग्नि से साध्य रोग, मतलब शस्त्र से कैसे, जैसे ऑपरेशन से ठीक हो जाए, चाहे मान लो कोई गांठ पड़ गई उसको ऑपरेशन से निकाल दो। क्षार, अपन क्षार चिकित्सा करते हैं, क्षार सूत्र पाइल्स में, पाइल्स हो जाता है ना किसी पेशेंट के तो धागा बांधते हैं, ठीक है। अग्नि, अग्निक्रम में क्या होता है, जैसे कि मोल होते हैं, आप मोल जानते हो क्या, वाट्स होते हैं, मोल होते हैं, तिल होते हैं जिसके काले काले हो जाते हैं ना बॉडी पे, तिल समझते हो, हेलो बच्चों, यस सर। हाँ वो काले काले हो जाते हैं ना, उनको अग्निक्रम से जलाते थे तो वो अग्निक्रम से ठीक हो जाते हैं। तो शास्त्र मतलब एक तरीके से ऑपरेशन कर दिया, क्षार यानी मतलब पाइल्स वाला एक तरीके से वो, और अग्निक्रम, अग्निक्रम से जो स्किन डिजीज होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो ये होता है कृत साध्य, मतलब बहुत डिफ़िकल्टी से, लेकिन बहुत से उपाय से, बहुत से टैबलेट भी लो, औजारों का भी उपयोग करो और ये ठीक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कृत साध्य रोग है ना वो टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा ठीक, ठीक है। जितने भी डिफ़िकल्टी रोग हैं उनमें टाइम लगता है, जैसे कि त्वचा की जो स्किन संबंधी डिजीज होते हैं ना उनको टाइम देना पड़ता है 1 से 2 साल, कभी कभी स्किन संबंधी डिजीज को 1-1 साल तक टैबलेट लेनी पड़ती हैं, औषधि लेनी पड़ती हैं, नियमों का पालन करना पड़ता है, तब जाके ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो हो जाते हैं। जैसे मेरे भाई के खुद के जो वाट्स थे पूरी बॉडी पे, है ना, वाट्स समझते हो, मुस बोलते हैं उनको, है ना, पूरी बॉडी पे बाहर आ जाते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद से हो जाते हैं, तो 1.5 से 2 साल तक टैबलेट ली थी तब जाके ठीक हुआ था, ठीक है। तो कृत साध्य रोग में आता है। अब देखो कौन सी टैबलेट थी सर? वो होम्योपैथी से ठीक हुआ था, क्योंकि उस समय मेरा आयुर्वेद मेडिसिन हुआ नहीं था, तो मैंने क्या कि एलोपैथी मेडिसिन बहुत ले ली थी तो फ़ायदा नहीं हुआ भाई के, फिर मैंने होम्योपैथी दिलाई उसको। होम्योपैथी 2 साल तक ट्रीटमेंट लिया, लेकिन आज एक भी नहीं है उसकी बॉडी पे, ख़त्म हो गया। तो 2 साल तक नियमों का पालन करना कंटिन्यू, क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है, 2 साल तक बिल्कुल घर पे रहना, एक तरीके से बाहर भी रह सकते हो लेकिन नियमों का पूरा पालन करना, डेली टैबलेट लेना, तो वो कृत साध्य रोग में आते हैं। हो जाता है ठीक, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खटनाई से हो जाएंगे। अब आता है याप, मतलब असाध्य रोगों को 2 भागों में बांटा है, याप और अनुक्रम। असाध्य यानी आप कितना ही कोशिश कर लो ठीक नहीं होगा वो। अब देखते हैं याप में क्या आता है। पहला था याप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के रोग चिकित्सा क्रिया करने तक शांत रहते हैं, मगर चिकित्सा समाप्त करते ही उत्पन्न हो जाते हैं। कोई एग्जांपल बताओ मुझे इसका, कि भाई गोली ली जब तक तो ठीक है, गोली खत्म वापस उत्पन्न हो गया, इसका कोई एग्जांपल बताओ मुझे। शुगर, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, इनकी कैंसर, कैंसर, कैंसर को आप यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि कैंसर आप ठीक नहीं होता, वो टैबलेटों से ठीक नहीं होता। अगर कैंसर ठीक होने लग जाए ना तो व्यक्ति मरे ही नहीं फिर। तो ये शुगर है, एड्स, हाँ एड्स भी अगर शुरुआती 10 साल तक है, बाद में फिर अगर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई ना तो इसमें आ जाएगा अनुपक्रम रोग में। तो ये अभी है ना, इसलिए अपन एग्जाम्पल नहीं लिखता मैं यहाँ पे, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी। हाँ मतलब ये सारे जितने भी होते हैं ना, सुनो ध्यान से, कि इस प्रकार के रोग चिकित्सा क्रिया करने तक शांत रहते हैं। जब तक आप टैबलेट ले रहे हो, जब तक आप औषधि ले रहे हो, जब तक नियमों का पालन कर रहे हो, जब तक ठीक रहोगे। जैसे ही आपने टैबलेट बंद की, औषधि बंद की, वो वापस पुनः उत्पन्न हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखे, क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति के लिए शुगर है, याप है, क्योंकि भाई नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल वैल्यू में, अगर मान लो शुगर पहुँच गया 400 के ऊपर, वो अनुक्रम में आ जाएगा, व्यक्ति तुरंत ही मर जाएगा लगातार। तो सबके लिए अलग अलग, जैसे अभी कैंसर बोला श्रीमिष्ठा ने ना, अगर नॉर्मल कंडीशन है जैसे कि 2nd स्टेज है या 3rd स्टेज है, तब तक तो वो याप में रहेगा, लेकिन जैसे ही क्रिटिकल स्टेज हुई वो अनुक्रम में चला गया। इसलिए मैं एग्जांपल नहीं लेता इन ऐसे चीज़ों के। ये अपनी समझ के ऊपर है कि आप कौन से रोग को किस उसमें डालोगे, क्योंकि रोगी की स्थिति बताएगी और हर रोग में रोगी की स्थिति अलग अलग होती है। तो मोस्टली आप इसमें थायराइड डाल सकते हो, शुगर डाल सकते हो, हेपेटाइटिस डाल सकते हो, एड्स भी डाल सकते हो, ठीक है। एड्स भी थोड़ा लंबा प्रोसेस है उसका। तो इस प्रकार के रोग चिकित्सा क्रिया करने तक शांत रहते हैं, मगर चिकित्सा समाप्त करते ही उत्पन्न हो जाते हैं, वो है याप। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। सुख साध्य के लक्षण विपरीत होते हैं, पथ का अभ्यास करते रहने तक ही रोग शांत रहते हैं। मतलब सुख साध्य के जो लक्षण थे ना, अपन ने 5-7 पढ़े थे, उनके सारे के लक्षण विपरीत, सब विपरीत समझ लो। अब रोग मतलब रोग मर्म स्थल तक पहुंच जाएगा, ठीक है, व्यक्ति डरेगा, जितने भी थे ना अभी बता देता हूँ।
जैसे कि यहाँ पे दूस देश ऋतु प्रकृति रोग के समान होंगे, चतुष्पाद षोडश कला युक्त नहीं होगा, रोग विभिन्न मार्गों से युक्त होगा, रोगी युवा नहीं होगा, रोगी सर्व औषधों को सहन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत डाउन हो जाएगा। तो वो सारे यप में साथ में बोल दिया कि सुख साध के लक्षण विपरीत। अनुपक्रम रोग, यहाँ पे बोलता है कि आयु शेष रहने के कारण रोग कम कष्टकारी प्रतीत होता है। इंपॉर्टेंट लाइन मैं भूल गया था अभी। आयु शेष रहने के कारण रोग कम कष्टकारी प्रतीत होता है। इसका मीनिंग बताऊँ क्या है कि भाई अपन बोलते हैं जिंदा 10 साल तो जीऊँगा ही मैं, 10 साल तक टैबलेट ले लूँगा, थायराइड की तो है, ऐसे सोचते हैं जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति होते हैं ना, 40 से 50 साल के, डायबिटीज़ हो गई उनको, ठीक है जी लेंगे गोलियों के सहारे, 10 साल तक ही तो लेनी है, जब तक नहीं तो मर जाएंगे जल्दी। तो ये बोलता है कि आयु कम होने के कारण, आयु कम शेष रहने के कारण व्यक्ति को कम कष्टकारी प्रतीत होता है। वो बोलता है कि पूरी ज़िंदगी तो जी ली, 5-7 साल जीना है, जी जाएंगे गोलियों के सहारे ऐसे ही। तो इस तरीके से चलता रहता है, इसलिए ऐसा सोच लेता है व्यक्ति, उसकी धारणा ही ऐसी बन जाती है मुझे तो ये टैबलेट लेनी है और जिंदा रहना है। उसको पता है टैबलेट बंद की तो रोग बढ़ जाएगा, तो मैं मर जाऊंगा। तो ये बोलता है कि आयु शेष रहने के कारण रोग कम कष्टकारी प्रतीत होता है, मतलब कम ही टाइम बचता है उनके पास। अब देखो सर पथ्य का मतलब क्या है इसमें? पथ्य यानी ये होता है, अच्छा देखो पथ्य यानी होता है कि भाई रोग के अनुकूल, जैसे कि मान लो आपको पता है भाई वात रोग किसकी वजह से बढ़ता है, सूखा खाने से, रूखा खाने से, ठीक है, गर्मियों में रहने से, इस वजह से वात रोग बढ़ता है। तो पथ्य का मीनिंग यह है कि आप ऐसे आहार विहार करो, मतलब ऐसा भोजन करो या ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे मौसम में रहो जहाँ वात ना बढ़े। तो पथ्य यानी होता है कि रोग को एक तरीके से औषधि की तरह काम करती है पथ्य। आप पथ्य का पालन करोगे, पथ्य का मतलब होता है ना कि आपको क्या क्या खाना है इस रोग में, क्या क्या नहीं खाना है। तो जो खाना होता है ना भाई ये खा सकते हो इस रोग में, वो पथ्य होता है, और जो नहीं खाना होता है वो होता है अपथ्य। ठीक है, अपन बोलते हैं ना परहेज होता है अपथ्य, और जो खा सकते हैं डॉक्टर बोलते हैं दलिया खिचड़ी खाओ आप, ये करो, वो होता है पथ्य। जैसे कि कोई बुखार बन गया, आप बोलोगे भाई चावल मूंग की खिचड़ी खानी है, तो ये पथ्य में आता है। आपको नारियल पानी पीना है, ये पथ्य में आता है। ठीक है, आपको मुनक्का खानी है, ये पथ्य में आता है। मतलब रोग को शांत करने वाले, रोग को मिटाने वाले आहार विहार। क्लियर? चैप्टर नंबर 8 में डिटेल में आएगा, टेंशन मत ले। मतलब हर वर्ड का एक चैप्टर है, कहीं ना कहीं आयुर्वेदा में आप हर वर्ड का एक चैप्टर पढ़ोगे पूरा डिटेल में। ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। ये तो पहला चैप्टर ही अपना अष्टांग का, इसलिए तो बोलते हैं बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अटक जाते हैं। पथ्य क्या हुआ मुझे तो कुछ पता ही नहीं। थोड़ा रिलैक्स करो आप, है ना, कुछ समझ में नहीं आता उसको गोला मार के आगे बढ़ जाया करो। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। अब तो फिर भी ऑनलाइन आ गया, यूट्यूब आ गया। जब हमने एडमिशन लिया था ना 2017 में, तब यूट्यूब पे मात्र 2 चैनल थे, उन्होंने भी बस चैप्टर नंबर 10 तक के वीडियो बना के छोड़ दिया था। अब तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हो गए 4 साल में, बहुत रिलोवेशन आ गया। मतलब हर तरीके से आपके टीचर हेल्पर, ऑनलाइन का बहुत क्रेज़ बढ़ गया, पहले ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, सीनियरों से जिनकी अच्छी दोस्ती होती थी वही समझ पाते थे, तो हम सीनियरों के पास जाते थे उस समय। ठीक है, लेकिन वो रैगिंग भी मजबूत लेते थे हमारी। लेकिन आजकल रैगिंग नहीं होती, तो इतनी बॉन्डिंग भी नहीं होती, सीनियर के पास आप जाने से डरते होंगे। वही बात है, तो बहुत नुकसान भी हैं। ऐसे नहीं कि मैं रैगिंग का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन रैगिंग होनी भी चाहिए। मेडिकल कॉलेज का उसका एक अलग मज़ा है, उससे बॉन्डिंग बनती है। आप सीनियर से फिर कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी हेल्प ले सकते हो। तो अब करते हैं अनुपक्रम रोग। इस प्रकार के रोग समस्त चिकित्सा उपक्रम करने पर भी शांत नहीं होते हैं, असाध्य अनुपक्रम रोग कहलाते हैं। सुख साध के लक्षण अति से विपरीत, जो सुख साध के लक्षण बताए थे ना, उसे अति से मतलब बहुत भयंकर रूप से विपरीत होते हैं। ऐसे नहीं कि छोटे मोटे विपरीत, पूरी तरीके से विपरीत होते हैं। उत्सुकता का नाश, मोह की उत्पत्ति हो, बेचैनी हो, मृत्यु सूचक चिन्ह अरिष्ट उपस्थित हो, इंद्रियां नष्ट हो गई हो, दिखना सुनना बंद हो गया हो उसको, ठीक है, उसमें कोई जोश ना बचा हो, कोई मतलब ऐसे बोलते हैं एनर्जी नहीं बची हो, मोह की उत्पत्ति हो, बस मोह यानी लगाव, किसी चीज़ से लगाव हो गया, उसको चीज़ को छोड़ता ही नहीं है। बेचैनी हो, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, ठीक है, मन तड़प रहा है उसका। मृत्यु सूचक चिन्ह, डॉक्टर देख के बता देता है कि भाई ये 2 महीने जिएगा या 6 महीने तक जिएगा, ये मर जाएगा। कैंसर की लास्ट स्टेज, ठीक है, एड्स की लास्ट स्टेज, ठीक है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब 500-600 हो गया लगातार, मतलब 1-2 दिन नहीं, महीनों से चल रहा है वो, ठीक है। इंद्रियां नष्ट, उसके आँख कान नाक जितने भी थे ना, सब काम करना बंद कर देते, मतलब व्यक्ति मर जाएगा लास्ट में। तो ये होता है अनुपक्रम। आप कोशिश कितनी कर लो, व्यक्ति नहीं बचेगा।
तो ये ऐसे नहीं है तो कि एकदम आजकल सर कोविड भी बोल सकते हैं। नहीं, कोविड को इसमें नहीं रख सकते। कोविड बहुत नॉर्मल बीमारी, ये तो आप उसको सुख साध्य में रख सकते हो कोविड को। ये मैं आज बोल रहा हूँ आपको। देखो मैं बताता हूँ, अय्या है दिल्ली में। सर जब लास्ट स्टेज होती है सर, हाँ लास्ट स्टेज वो, ब्रेथलेसनेस और ये सब। अगर आप रूल रेगुलेशन शुरू से फॉलो नहीं करोगे तो लास्ट स्टेज तो एक नॉर्मल बुखार भी आपको लास्ट स्टेज पे पहुंचा देगा। आप नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपको एक छोटी सी जुकाम होती है ना, वो भी आपको लास्ट स्टेज पे पहुंचा देगी। ठीक है, आपको एक वो तो छोटा सारी सा, चीजों की सारा क्रिटिकल सबका यही कंडीशन है, भी होती आप है ना। नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपको छोटी सी छोटी बीमारी, अब छोटी सी छोटी बीमारी एक लूज मोशन मान लो, वो आपको है ना डिहाइड्रेशन करके तुरंत मृत्यु पर पहुंचा देगी। समझ रहे हो ये चीज़? तो नियम सबके लिए, हर बीमारी के लिए वही है, पहले सुख साध्य रहेगी, वो कितनी कितनी भयंकर बीमारी हो। कैंसर है फर्स्ट स्टेज में नॉर्मल है, तुरंत ट्रीटमेंट लो ठीक हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज में आपको पता लग गया तो तुरंत ठीक हो जाएगा, आप ट्रीटमेंट लो, कैंसर यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। अगर मतलब शुगर बढ़ रहा है, फर्स्ट स्टेज में रोक दो, उसको पता लगाओ कि भाई अपना आर ठीक करो, वहीं रोक जाओगे। तो आयुर्वेद क्या करता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम अतुष्य विकार प्रशनम। कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद का काम यही है, व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे उसको समझाओ पहले। लेकिन अपन ऐसा कुछ करते ही नहीं है, शादियों में जाते हैं, अटपटा खाते हैं, ना तो व्यायाम करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना योग करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं, कुछ नहीं करते, बस चल रही है दिनचर्या, फिर रोगी हो जाते हैं। और आने वाले टाइम पे देखना, अभी एक सर्वे आई है, जो फास्ट फूड डिलीवरी होती है ना, पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में है, मतलब 27% फास्ट फूड खा रहे हैं लोग इस समय। 27%, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में खा रहे हैं। और आने वाले 10 साल बाद में देखना, सब नहीं है, सब पेशेंट हो जाएंगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हाई बीपी, ठीक है, चिड़चिड़ापन, तनाव, सारी बहुत सारी बीमारियाँ, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं मानता हूँ डॉक्टर मतलब आयुर्वेदा में वैकेंसी नहीं आती, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने कस्बे और अपने क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल डालना खुद के नाम से और प्रैक्टिस करना। इतना पैसा कमाओगे, इतना समाज की सेवा करोगे, पैसा भी कमाओगे, समाज की सेवा भी हो जाएगी। क्योंकि आप देखो आपके आसपास कम से कम 10 से 15 तो हॉस्पिटल होंगे एलोपैथी के, लेकिन आयुर्वेदिक का कोई अच्छा सा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा आपको। तो आप डालो ना, किसने मना किया है? लेकिन तुमको तो चाहिए गवर्नमेंट ही करे सब कुछ। गवर्नमेंट के भरोसे कुछ नहीं होता, क्योंकि छोड़ो रे ये बात में करते हैं। 200 का पंच भौतिक संगठन, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है और ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। अगर क्लास डिसमिस हो जाए तो दोबारा ज्वाइन हो जाना, ठीक है, मैं आज बोल रहा हूँ। दोष, वात पित्त कफ, मतलब भाई कौन, जो तीनों दोष है ना, कौन कौन से महाभूत से बने? वात वायु महाभूत और आकाश महाभूत से बना है, रट लो। पित्त अग्नि महाभूत से, क्योंकि अग्नि एनर्जी। कफ जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत से बना है। ये आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने ऐसे ही लिख दिया, टॉपिक नहीं है सिलेबस का, लेकिन मैंने थोड़ा सा याद करने के लिए लिखवा दिया। और अष्टांग हृदय में 6 स्थान है, ये मैंने पहले ही बता दिया था फर्स्ट क्लास में। कुल 120 अध्याय हैं। सूत्र स्थान में 30, शारीर स्थान में 6, निदान स्थान में 16, चिकित्सा स्थान में 22, कल्प सिद्धि स्थान में 6 और उत्तर स्थान में 40। ठीक है, ये हो गई पहली क्लास कंप्लीट अपनी। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। अब दोबारा ज्वाइन मत होना, क्योंकि चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन भी तो है इसके सर? हाँ क्वेश्चन तो हैं, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको ये है कि मैं आपको PDF भेज दूंगा ना, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे कि अष्टांग हृदय के रचयिता एवं 2 टीकाकारों के नाम लिखो, अष्टांग हृदय में कितने स्थान है नाम लिखो, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान और उत्तर स्थान में कितने अध्याय हैं, आयुष्कामी अध्याय से आप क्या समझते हैं, आयुर्वेद के उपदेशों का पालन क्यों करना चाहिए, पुरुषार्थ कितने होते हैं समझाइए, आयुर्वेद का अवतरण को लिखिए। मतलब ये PDF मैं आपको भेज दूंगा, पहले ही मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ, ठीक है। आप इसके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना। और कौन सा ऐसा बच्चा है जो मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा, मतलब 30 से 50 से 40 से क्वेश्चन है, उनके सही सही से आंसर लिखेगा और बताएगा कि सर मैं ऐसे आंसर लिख रहा हूँ। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स में सब कुछ है, बस आप समझ लो इस चीज़ को, है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया त्रिदोष से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे आयुर्वेद के 8 अंग लिखिए, अष्टांग आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं। चाहे इस नाम से भी आ सकता है भाई, अष्टांग आयुर्वेद से क्या समझते हैं, और इससे भी आ सकता है आयुर्वेद के 8 अंग लिखिए। दोनों का आंसर एक ही होता है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिए। आचार्य वाग्भट ने शल्य चिकित्सा को कौन से स्थान पर रखा है, श्लोक लिखिए। 200 का स्थान में 200 का अवस्था में भोजन से संबंध स्पष्ट करो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है। ऐसे मैंने पूरे बना रखे हैं 50। अग्नि कितने प्रकार की होती है, 200 के अग्नि से संबंध स्पष्ट करो, 200 के गुण लिखो विद श्लोका। जो इंपॉर्टेंट श्लोक है ना वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन में कि विद श्लोका लिखो। तो आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ये चैप्टर हो गया अपना पूरा।
कोई डाउट है तो ग्रुप में पूछ लेना। और अपना देखो 12 क्लास लग गई, कल संडे है तो संडे को कोशिश करना पहले चैप्टर क्वेश्चन मैं भेज दूंगा आज शाम तक आपको, मतलब कल सुबह भेजेंगे क्योंकि सुबह काम होता है मेरा, अब तो मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, फिर सुबह भेज दूंगा मैं आपको वही 9 बजे या 8 बजे के लगभग। फिर सारे दिन आप सोल्व करना क्वेश्चनों को, पहला चैप्टर कंप्लीट। और पदार्थ के भी मैं पहले कुछ चैप्टर क्वेश्चन भेज दूंगा, जो बच्चे पदार्थ क्लास ले रहे हैं वो भी कर लेना। ओके, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो ग्रुप में पूछ लेना, आपका वेलकम है। डाउट के लिए डाउट कम ही आते हैं वैसे भी, वो भी छोटे मोटे डाउट आते हैं, कोई अच्छा डाउट नहीं आता जिसमें मज़ा आए सोल्व करने में। ठीक है ना।